अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उमैरा अहमद का नॉवल अमर बेल। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ अमर बेल। चंद घंटों के बाद वो एनजीओ के कुछ लोगों के साथ सियालकोट के एक करीबी गांव में थे। गांव में वो सीधा उस हवेली में गए थे जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। कुछ देर उन लोगों ने वहां आराम किया। उसके बाद उन लोगों को एनजीओ के जेर इंतजाम चलने वाले एक स्कूल में ले जाया गया। अलीजे को वहां मौजूद बच्चों की तादाद देखकर बहुत हैरत हुई थी। वो स्कूल गांव के ही एक शख्स के घर में कायम किया गया था, जहां उस शख्स की बेटी 2 शिफ्टों में बच्चों को तालीम देती थी। इस गांव में चंद साल पहले तक गवर्नमेंट की तरफ से कायम शुदा एक स्कूल भी था। एक दफा सैलाब के दौरान स्कूल के 4 कमरों पर मुश्तमिल इमारत बह गई। बाद में गवर्नमेंट ने दोबारा स्कूल कायम करने की जहमत नहीं की। बुनियादी वजह यह थी कि स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम थी। गवर्नमेंट का ख्याल था कि करीबी गांव में मौजूद स्कूल भी दोनों गांव की ज़रूरत पूरी कर सकता है। उन लोगों के ग्रुप के साथ चलने वाले गाइड ने साथ चलते हुए उन्हें बताना शुरू किया। गांव वालों ने इसलिए इस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो पहले ही यहाँ स्कूल की मौजूदगी को नापसंद कर रहे थे। उन्होंने खस कम जहां पाक के मुस्ताक इस इकदाम पर शुक्र अदा किया। यह सिर्फ इसी गांव में नहीं हुआ, आसपास के बहुत से इलाकों में ऐसा ही होता आ रहा था। लड़कों को पढ़ाने पर तो यहाँ के लोगों में फिर भी कुछ आमादगी पाई जाती थी, मगर लड़कियों के पढ़ाने के बारे में बात भी करने पर ये लोग सर फाड़ने के लिए उठ खड़े होते थे। इनका ख्याल था कि इस तरह न उनके इलाके की रवायात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि औरतें मुंह जोर हो जाएंगी और घर के मर्दों की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। अली से दिलचस्पी से गुफ्तगू सुन रही थी। आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों के घरों में जाकर इन्हें अपनी बात सुनने के लिए तैयार करना कितना मुश्किल काम था। और इससे भी मुश्किल काम इस इलाके में कोई तब्दीली लाना था। हमारी वर्कर्स ने यहाँ शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक भी घर घर फिर कर काम किया। अब आप नतीजा देख सकते हैं। ये स्कूल इस इलाके में चलने वाला वाहिद स्कूल स्कूल नहीं है। आप यहाँ जिस गांव में भी जाएंगी, आपको इस तरह का कोई ना कोई स्कूल काम करता ज़रूर मिलेगा। और सिर्फ स्कूल ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ बच्चों की अच्छी खासी तादाद तालीम हासिल करती भी पाई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अब इन स्कूलों को कायम करने में बुनियादी हाथ यहाँ के लोगों का हो गया है। वो खुद ही इसके लिए इमारत और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा हमें टीचर के लिए भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। कुछ गांव में ऐसा भी हुआ कि एक स्कूल में जब बच्चों की तादाद ज़्यादा होने लगी तो गांव वालों ने खुद हमसे एक दूसरे स्कूल की क़याम में मदद की दरख्वास्त की। ग्रुप में मौजूद बाकी लोग भी इस तरह दम बखुद उस शख्स की बातों को सुन रहे थे। तो हम बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को करने में कामयाब हुए वो लोगों की सोच में तब्दीली था। इस वक्त 95 है। हमारा अंदाज़ा है कि 2000 तक हम इस इलाके में लिटरेसी का तनासब बहुत ज़्यादा कर देंगे। 95 से 2000 तक के इन 5 सालों में हम इस इलाके के लोगों की सोच में मज़ीद तब्दीलियाँ लाएंगे। और शायद 5 साल बाद इस इलाके को देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि कभी ये इलाका अपनी नाख्वानदगी की वजह से मशहूर था। तालीम के अलावा यहाँ आमदनी के ज़रिए बढ़ाने के लिए हमने इन फैक्ट्री से राब्ते किए जो यहाँ से घरों में सिले हुए फुटबॉल मंगवाती थीं। यहाँ औरतों के लिए ये मुमकिन नहीं होता था कि वो इन फैक्ट्रीज में जाकर वहाँ फुटबॉल सिएं और इस तरह कुछ बेहतर मुआवजा हासिल करें। लेकिन हमने उन फैक्ट्रीज को मजबूर किया कि वो इन इलाकों में अपने सेंटर्स कायम करें जहाँ ये औरतें काम करें, और इस तरह न सिर्फ अच्छा मुआवजा हासिल कर सकती हैं, बल्कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। शुरू में इस काम में हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ज़्यादातर इलाके बॉर्डर एरियाज़ में हैं और फैक्ट्रीज यहाँ अपने सेंटर्स कायम करने को तैयार नहीं थी। क्योंकि बॉर्डर्स पर टेंशन के ज़माने में न सिर्फ ये इलाके खाली करवा लिए जाते हैं, बल्कि इन सेंटर्स को भी बंद करना पड़ता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़ी फैक्ट्रीज ने हम लोगों के दबाव के तहत यहाँ सेंटर्स कायम किए। मैंने सोचा शायद तुम ज़ारा से मिलते होगे। अलीज़े अगली शाम अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आ रही थी। जब उसने लाउंज में नानो को उमर से कहते सुना था, वो ठिठक गई। रात को उमर के कमरे में जाने के बाद वो भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी। बहुत देर तक वो उमर के बारे में सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज सुबह उमर नाश्ते की मेज़ पर नहीं था। कॉलेज से वापस आने पर उसने लंच पर भी मौजूद नहीं पाया।
सर में कुछ दर्द है उसके, आराम कर रहा है। उसके पूछने पर नानो ने कहा था। अलीज़ा कुछ बेचैन हो गई। क्या ज़्यादा दर्द है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। कह रहा था कि सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। नानो ने कुछ सोचते हुए कहा। आपको पूछना चाहिए था, उसने बेसाख्ता कहा। मौसम तब्दील हो रहा है, उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। नानो ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर के लिए उसके दिल में मौजूद हमदर्दी में एकदम इजाफा हुआ था। पढ़ाई के दौरान भी वो बदस्तूर उमर के बारे में सोचती रही। और अब जब वो 3 घंटे बाद शाम की चाय के लिए निकली थी तो वो लाउंज में मौजूद था। नहीं, आपने गलत सोचा। मैं मम्मी से नहीं मिलता हूँ। वो कॉफी का मग हाथ में लिए मध्यम आवाज में नानो से कह रहा था। क्यों? नानो के सवाल पर उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उनके चेहरे को देखा था। कभी तलब नहीं महसूस हुई। उसका लहजा बहुत अजीब था। वालदैन और औलाद एक दूसरे के लिए तलब नहीं, ज़रूरत होते हैं। नानो ने उसे झिड़कते हुए कहा था। हमारी क्लास में पेरेंट्स और औलाद एक दूसरे के लिए तलब होते हैं, ना ही ज़रूरत, बल्कि चीज़ों की तरह होते हैं। जब औलाद को ज़रूरत पड़े तो वो माँ बाप को इस्तेमाल कर ले, और जब माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो वो औलाद को इस्तेमाल कर ले। अलीज़े ने उसकी मजाक उड़ाते हुए हंसी सुनी थी। वो कॉरिडोर में जहाँ खड़ी थी वहां से उसकी पुश्त नजर आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, मगर उसकी आवाज़ से वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो तंज कर रहा था। इस तरह मत कहो। नाना ने उसे जैसे रोकने की कोशिश की थी। सच कह रहा हूँ ग्रैनी, जैसे मैं ये मग इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मेरे और उस मग के दरमियान इतना ही गहरा रिश्ता है जितना मेरा अपने माँ बाप के साथ। और मेरे माँ बाप के नज़दीक भी मेरी अहमियत कॉफ़ी के इस गर्म मग जितनी ही होगी जो ज़रूरत के वक्त उनके काम आ जाए। उसका लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख था। अलीज़ा कोशिश के बावजूद अंदर दाखिल नहीं हो सकी। पता नहीं मेरा अंदर जाना ठीक है या नहीं। वो वहीं खड़ी सोचने लगी। तुम ज़ारा से मिल लिया करो। नानो की आवाज़ में इस बार हमदर्दी झलकी थी। क्यों? उमर का लहजा बहुत तीखा था। अब ऐसा क्या हो गया है कि मैं उनसे मिल लिया करूं? वो तुम्हारी माँ है। तो मैं क्या करूं? तुम बचपन में बहुत अटैच थे उसके साथ। हो सकता है। झूठ मत बोलो उमर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वाकई उन्हें मिस नहीं करता, बल्कि मैं कभी भी किसी को भी मिस नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में बेहद संजीदगी थी। मगर ज़ारा तुमसे मिलना चाहती है। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। बार बार तुम्हारी बातें कर रही थी। मुझे बता रही थी कि तुम्हें उसने सवात में देखा था। फिर तुम्हें ट्रेस आउट करने की कोशिश की, मगर तुम होटल से चेकआउट कर गए। फिर उसने अंदाजा लगाया कि तुम यहीं होगे मेरे पास, और वो सीधी तुम्हारे पीछे लाहौर आ गई। नानो अब तफसील से बता रही थी। बड़ा कारनामा किया मुझे ढूंढकर। उसने उमर को बड़बड़ाते सुना था। वो अपनी फैमिली को वहीं सवात में छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। नानो ने जैसे उसे जताया। ना आती, अपनी फैमिली के साथ ही रहती, इंजॉय करती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। मुझे बता रही थी कि तुम्हें बहुत मिस करती है। मिस करती हैं तो ये उनकी गलती है, ना कि ना किया करें। वे औलाद तो नहीं हैं। दूसरे बेटे हैं ना पास। फिर मेरे लिए ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? उसके लहजे में बेजारी थी। कभी कभार ज़ारा से मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं। उनसे मिलूं ताकि पापा मुझे अपनी जायदाद से आग कर दें? जहांगीर ऐसा नहीं करेगा। हाँ, आपको अपने बेटे के बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं ग्रैनी। उन्हें दूर कर ले। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मगर वो अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कोई नन्हे बच्चे हो ना उस पर इन्हिसार करते हो। आपको ये भी गलतफहमी है। मैं आज भी बड़ी हद तक उन पर इन्हिसार करता हूँ। उसने उनकी बात काट कर कहा था। नाना चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रहीं। कुछ अरसे के बाद जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें जहांगीर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम। उमर ने एक बार फिर उनकी बात काटी। क्या हो जाएगा जॉब से? चंद हजार रुपए पर मुश्तमिल तनख्वाह तो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। मुझे कल भी अपने बाप की दौलत की उतनी ही ज़रूरत होगी जितनी आज है। सिर्फ पैसे के लिए तुम ज़ारा से मिलना नहीं चाह रहे? हाँ, यही बुनियादी वजह है। उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए उस चीज़ का इंतखाब किया था जो उनके और उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद थी। उन्होंने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, तो मैं भी यही करूँगा। तुम चाहो तो मैं जहांगीर से बात कर सकती हूँ। हो सकता है वो तुम्हें अब ज़ारा से मिलने से ना रोके।
आप अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकती। वो ज़िद्दी है, मगर इंसान है और वक़्त के साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मगर मैं मम्मी से मिलना नहीं चाहता, इसलिए आप पापा से कोई बात ना करें, बल्कि उनसे ज़िक्र तक ना करें कि मम्मी यहाँ आई थी या मुझे मिली थी। उसका लहज़ा बिल्कुल हतमी था। अलीज़ा कुछ देर तक कुछ और सुनने की मुंतज़िर रही, मगर लाउंज में खामोशी छाई रही। नाना ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था और वो खामोशी से कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ था। वो दबे कदमों से लाउंज में दाखिल हो गई। अलीज़े, आज मैंने चाय के बजाय कॉफ़ी बनवाई है। उमर कह रहा था अगर तुम चाय लेना चाहो तो मैं खानसामा से कह दूँ। नाना ने उसे अंदर आते हुए देखकर कहा था, नहीं ठीक है, मैं बस कॉफ़ी ले लूंगी। वो बड़े मोहतात से अंदाज में कहते हुए नाना के पास सोफे पर बैठ गई। वो अब उम्र के बिलमुकाबिल थी, मगर दानिस्ता तौर पर उस पर नजर डालने से गुरेज कर रही थी। नाना ने कॉफ़ी तैयार करके कप उसके हाथ में थमा दिया। पहला सिप लेते हुए उसने बड़े मोहतात अंदाज में उमर को देखने की कोशिश की। वो उसकी तरफ मुतवज्जे था। अलीज़े को अपनी तरफ देखते पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़े को हैरानी हुई, क्या वो अभी मुस्कुरा सकता है? उसने सोचा। बारिश शुरू हो गई है। नानो ने खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे इत्तला दी थी। अलीज़े ने चौंक कर खिड़कियों की तरफ देखा। शाम के मलगजे अंधेरे में लॉन में यकदम पड़ने वाली बारिश की तेज बूछाड़ खिड़कियों के शीशों को गीला करने लगी थी। एक नज़र बारिश की बूंदों पर डालकर अलीज़ा एक बार फिर उमर की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो सोफे पर नीम दराज कॉफ़ी पीते हुए खिड़कियों के बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। क्या उमर वाकई सिर्फ पैसे के लिए अपनी मम्मी से मिलना नहीं चाह रहा? क्या वो इतना मटेरियलिस्टिक हो सकता है? क्या उसे अपनी अपनी मम्मी से मोहब्बत नहीं है? क्या उसे अपने पापा से मोहब्बत है? और अगर उसे उनसे भी मोहब्बत नहीं तो फिर आखिर उसे किससे मोहब्बत है? वो उसे देखते हुए जैसे उलझ रही थी। उमर को एकदम जैसे उसकी नज़रों का एहसास हुआ। कुछ चौंक कर खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर से नजरें हटाकर अलीज़े की तरफ मुतवज्जे हुआ। अलीज़े गड़बड़ा गई। शर्मिंदगी के आलम में उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। ग्रैनी, मुझे कुछ और कॉफ़ी डाल दें। लेज़ी को मुखातिब करने के बजाय उसने अपना जहाज़ी साइज़ का मग नानो की तरफ बढ़ा दिया था। नानो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अलीज़ा एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो नानो को कॉफ़ी बनाते हुए देख रहा था और उस वक्त पहली बार अलीज़े को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख भी हैं और मुतवरम भी। वो कॉफ़ी पीते पीते जैसे ठटक गई। क्या उमर रोता रहा है? इस सवाल ने उसके वजूद में जैसे एक करंट दौड़ा दिया था। क्या उमर भी रो सकता है? वो कॉफ़ी पीना भूल गई। उमर ने नानो से कॉफ़ी का मग थामा। सोफे पर सीधा होते हुए एक बार फिर उसकी नज़र अलीज़े पर पड़ी थी। इस बार अलीज़े ने उस पर से नज़रें हटाने की कोशिश नहीं की। वो उसे देखती रही और उमर को एकदम जैसे एहसास हो गया कि उसके चेहरे पर क्या ढूंढ चुकी है। अलीज़े ने उसके चेहरे पर एक रंग आता देखा था और फिर वो अलीज़े से नज़रें चुरा गया। ग्रैनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगले लम्हे वो मग हाथ में लिए खड़ा था। उसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखकर वो बेचैन हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, या कम से कम इस तरह से घूरना नहीं चाहिए था। क्या उमर को मेरा इस तरह देखना बुरा लगा है? हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं उसे इस सारे सूरत हाल में पाकर खुश हो रही हूँ। उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो बरसती बारिश को देख रहा था। बाहर लॉन में अब लाइट्स ऑन कर दी गई थीं और हवा से हिलते बारिश में भीगते पौधे और बेलें बहुत अजीब लग रहे थे। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। यस, कम इन। उसने बुलंद आवाज में कहते हुए रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला था और फिर उमर ने अलीज़े को कमरे के अंदर आते देखा। वो अपने हाथों में क्रिस्टी को उठाए हुए थी। ओह अलीज़े! उमर कुछ हैरान हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो कुछ नर्वस थी। नॉट एट ऑल, मैं फारिग बैठा हुआ था। तुम्हें कोई काम है? उसने मुस्कुराते हुए खुश दिली से कहा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ जाऊं? व्हाई नॉट? उमर ने कुछ हैरानी आमेज मुस्कुराहट से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड की पाइंती की तरफ बैठ गई। उमर अब रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर चुका था। आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है? अलीज़ा ने खिड़की के पर्दे हटते हुए देखकर पूछा। नहीं। क्यों? मुझे बारिश से खौफ आता है। बारिश से खौफ? क्या मतलब? वो हैरान हुई। छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बारिश से उलझन होती है। उमर कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखता रहा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई।
अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो अब क्या बात करे। कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने कागज़ उमर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? उमर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप देख लें। उमर ने कुछ तजस्सुस के आलम में कागज़ खोला था। फिर उसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। अलीज़ा की आंखों में एकदम चमक लहराई। इट्स जस्ट वंडरफुल। उमर ने कागज़ पर बने हुए स्केच को देखते हुए कहा था। थैंक यू। अलीज़ा का चेहरा कुछ सुर्ख हुआ। मगर मैं हैरान हूँ कि मेरा चेहरा इस काबिल कैसे हो गया कि तुम मेरी स्केचिंग करो। वो वो तब आप मेरे दोस्त नहीं थे, इसलिए। उसे याद आ गया था जब उमर ने एक बार उसकी स्केचबुक देखकर उसकी तारीफ करने के बाद स्केच बनाने की फरमाइश की थी और उसे बड़ी बेरुखी से उसकी ये फरमाइश रद्द कर दी थी। ओह! यानी अब हम दोस्त हैं? उमर ने दिलचस्पी से पूछा। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। सो नाइस ऑफ यू। वो एक बार फिर स्केच देखने लगा। क्या मैं वाकई इतना गुड लुकिंग हूँ जितना इस स्केच में लग रहा हूँ, या फिर ये सिर्फ तुम्हारे हाथ का कमाल है? वो उसे पूछ रहा था। लीज़े का एक चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। उसकी समझ में नहीं आया वो उसके सवाल का क्या जवाब दे। उमर ने अलीज़े को झीमते हुए देख लिया था। तुम स्केचिंग के बजाय पेंटिंग्स बनाया करो, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करवाऊंगा। वो उसकी बात पर हैरान हुई। एग्जीबिशन के लिए तो बहुत सारी पेंटिंग्स चाहिए, उसमें तो बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल में मैं कौन सा मरने वाला हूँ, यही हूँ। बस तुम अब पेंटिंग्स बनाया करो। लेकिन मैं एग्जीबिशन करवा के क्या करूंगी? मुझे कोई आर्टिस्ट तो नहीं बनना। वो हिचकिचाई। ये कोई लॉजिक नहीं है। बहुत से लोग आर्टिस्ट नहीं होते मगर पेंटिंग्स भी बनाते हैं और एग्जीबिशन भी करवाते हैं। बस इसे प्रोफेशन नहीं बनाते। तुम भी यही करना। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। उम अली से मुतमईन थी। वो उसकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो गई थी। अब उमर यकीनन अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होगा। मैं इससे बातें करूंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएगा। वो सोच रही थी। नहीं, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। आपने कभी कोशिश नहीं की? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता। उसका लहजा दो टोक था। अलीज़ा एकदम साकित हो गई। अभी चंद लम्हे पहले ही मुझसे कह रहा था कि मैं, और अब क्या कह रहा है कि उसे पेंटिंग पसंद नहीं है। वो उलझने लगी। फिर आप मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको खुद ये काम पसंद नहीं है? वो बुरा मानते हुए बोली। मेरी पसंद या नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए तुम्हारी पसंद या नापसंद अहमियत रखती है। वो उसकी बात समझ नहीं पाई, सिर्फ उसका चेहरा देख कर रह गई। मजीद कुछ कहने के बजाय वो उठ खड़ी हुई। क्रिस्टी को उमर की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा। आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं। उमर ने कुछ हैरानी से उसके हाथ से क्रिस्टी को ले लिया। तुम बुरा नहीं मानोगी? नहीं। वो कुछ और हैरान हुआ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वो जाते जाते मुड़ी। नहीं। वो कमरे से निकल गई। उमर उसे कमरे से जाते हुए देखता रहा। अलीज़े का बदला हुआ रवैया उसके लिए हैरानी का बायस था। इतनी मेहरबानी किस लिए? वो सोचने लगा और फिर उसके जहन में जैसे धमाका हुआ। वो जान गया था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक वो क्रिस्टी को हाथों में लिए बेहसो हरकत अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। तुम कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाओ। 3-4 दिन के बाद उमर को जहांगीर ने कॉल किया था। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के फौरन बाद उन्होंने उससे कहा था। किस लिए? लेक अली के पास जाना है तुम्हें? उन्होंने अपने कज़न का नाम लिया। लेकिन किस लिए? एक तो वो तुम्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के इन दिनों साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएगा जो रिजल्ट आने पर तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन भी वही कंडक्ट करवाएं। मगर पापा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं तहरीरी इम्तिहान को। पहले रिजल्ट तो आने दें, उसके बाद। जहांगीर ने उसकी बात काट दी। तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा और इसमें सिर्फ 1-1.5 माह और लगेगा। नहीं पापा, 4-5 माह लगेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने में। उसने तस्हीह की। मैं रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जब चाहे होता रहे। लेकिन तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही मुझ तक तुम्हारा रिजल्ट पहुंच जाएगा और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। वह खामोशी से फोन पर उनकी बात सुनता रहा। उन लोगों से मिलकर मैं क्या करूंगा? क्या मतलब है क्या करूंगा? वो तुम्हें गाइड करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। मगर पापा, काफी बेअसूली की बात है ये।
وہی لوگ بعد میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں گے اور وہی لوگ پہلے ہی مجھے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا. ایوری تھنگ از فیئر ایز لانگ ایز اٹ گوز ٹو یو. اس لیے دوبارہ مجھ سے اصولی یا بے اصولی کی بات مت کرنا. تم بیوروکریسی کو کوئی نیا ٹرینڈ دینے نہیں جا رہے ہو. جہانگیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بہت سرد آواز میں کہا. میں نے یہ کب کہا پاپا کہ میں تو بس چاہ رہا تھا کہ مجھے اپنی پوٹینشیل کا پتہ چلے. اپنی پوٹینشیل کا جائزہ تم بعد میں لیتے رہنا. فی الحال لائی گلی کے پاس چلے جاؤ. میں نے اسے تمہاری آمد کے بارے میں انفارم کر دیا ہے. پھر بھی جانے سے پہلے تم اسے کال کر لینا. ٹھیک ہے، مگر مجھے کتنے دن وہاں رہنا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. کال کرتا رہوں گا وہاں بھی. پھر بھی پاپا، مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں کتنے دن رہنا ہے تاکہ میں اس کے مطابق اپنا سامان پیک کروں. شاید 1 ماہ یا اس سے بھی زیادہ. واٹ؟ اتنا لمبا قیام کیوں؟ وہ حیران رہ گیا. بس میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اچھی طرح سے تیاری ہو جائے. نہیں، تیاری کے لیے اتنے لمبے قیام کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دن کافی ہیں. جب تک میں تمہیں وہاں سے واپس آنے کو نہ کہوں وہاں سے واپس مت آنا. جہانگیر کی آواز ایک بار پھر خشک ہو گئی. پاپا، میں کچھ دنوں کے لیے امریکہ آنا چاہتا ہوں. اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا. کس لیے؟ جہانگیر کی آواز پہلے کی طرح سرد تھی. وہ کچھ دیر خاموش رہا. ویسے ہی. ویسے ہی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہانگیر کی آواز پہلے سے زیادہ تیکھی تھی. میں کچھ ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا. تم سوات گئے تو تھے، کیا وہاں ریلیکس نہیں کیا؟ پاپا، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. تم نام بتا دو، میں خرید کر بھجوا دیتا ہوں. عمر نے ان کی جواب پر ہونٹ بھینچ لیے. مجھے اپنے کچھ پیپرز اور دوسری چیزیں چاہیے جو میں خود ہی آ کر لے سکتا ہوں. تمہارا سارا سامان یہیں گھر میں ہے. تم پیپرز اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتا دو، میں آج ہی پیک کروا کر تمہیں بھجوا دیتا ہوں. 2-3 دن تک تمہیں مل جائیں گی. آخر آپ مجھے امریکہ آنے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وہ بالآخر تلخ ہو گیا. کیونکہ میں جانتا ہوں تم امریکہ کس لیے آنا چاہتے ہو. وہ چپ سا ہو گیا. مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو مجھ سے جھوٹ بولیں یا غلط بیانی کریں. اس نے اپنے باپ کو کہتے سنا. وہ ہونٹ کاٹنے لگا. اس کا دل چاہا وہ ان سے کہے، آپ کو ایسے لوگوں سے نہیں صرف مجھ سے نفرت ہے. تمہارے اکاؤنٹ میں نے کچھ اور روپے ٹرانسفر کروائے ہیں. کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو. وہ کچھ دیر اس کے بولنے کی منتظر رہے. نہیں، کچھ نہیں چاہیے. اس نے کچھ دیر بعد کہا. ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا. تب تمہیں لائک کے پاس ہونا چاہیے. فون بند کر دیا گیا تھا. علیزے گروپ کے باقی لوگوں کے ساتھ اس شخص کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی. یار، میں تو متاثر ہو رہی ہوں. ان لوگوں نے واقعی خاصا کام کیا ہے یہاں پر. شیلا نے ساتھ چلتے ہوئے مدھم آواز میں کہا. وہ سر ہلا کر رہ گئی. نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری بہت سی پریشانیاں اور مسئلے ختم ہو گئے ہیں. آپ لوگ کچھ سال پہلے آتے تو حیران رہ جاتے کہ ہم یہاں کس طرح زندگی گزار رہے تھے. جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی جی. زمیندار غلام سمجھتا تھا. یہاں کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ زمیندار کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا. گاؤں میں قائم ایک سینٹر میں فٹ بال سینے والے شخص سے گفتگو کا آغاز کرنے پر انہوں نے اس سے سنا تھا. یہاں زمیندار اسکول بننے نہیں دیتا تھا. جتنی دفعہ بھی حکومت نے یہاں اسکول بنوانے کی کوشش کی، زمیندار نے یہاں کسی ماسٹر کو آنے نہیں دیا. اسکول ماسٹر کے بغیر تو نہیں چل سکتا تھا جی. ہم سب کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم اس کے کھیتوں کے علاوہ کہیں اور کام نہ کریں. کام کے بدلے ہمیں سال کا اناج دیا جاتا تھا. 7 چند جوڑے کپڑے. اگر یہاں کا کوئی آدمی گاؤں سے باہر کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا تو زمیندار اسے مجبور کرتا کہ وہ آدمی اپنے پورے خاندان کے ساتھ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے. وہ لوگ خاموشی سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے. علیزے ہر چیز کو جج کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ یہاں آنے شروع ہوئے. یہ ساری ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ان لوگوں نے یہاں پہلے گورنمنٹ کا قائم شدہ اسکول چلوانا شروع کیا. پھر ہمارے گاؤں میں ہی 2-3 گھروں میں اور اسکول قائم کیے. یہ سینٹرز بھی انہی لوگوں کی کوشش سے بنا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہی سینٹرز کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے. ہمارے علاقے کی آدھی سے زیادہ عورتیں اس سینٹر میں کام کر رہی ہیں. اب یہاں باقاعدہ فیکٹریز کی کوچز آتی ہیں. یہاں سے آدمیوں کو فیکٹریز لے کر جاتی ہیں. پہلے ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر مزدوری کرنے جاتے تھے. اب ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں اس علاقے میں ایسا کوئی بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہوگا. علیزے مروب ہو رہی تھی.
एनजीओ जब भी देहाती इलाके में काम करना शुरू करती हैं, वो हमेशा ऐसे इलाके का इंतखाब करती हैं जहाँ जागीरदारी निज़ाम बहुत सख्ती से राइज हो। इस इलाके का इंतखाब करते हुए भी उन्हें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ कि यहाँ फ्यूडल सिस्टम बहुत पुख्ता था। उसके कानों में एकदम उम्र की आवाज़ गूंजने लगी थी। फ्यूडल सिस्टम में लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपने इलाके में राइज तौर तरीकों पर एहतजाज कर सकें या उन्हें बदल सकें। फ्यूडल लॉर्ड्स लोगों की ज़िंदगियों को इतनी मजबूती और सख्ती के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो हज़ार कोशिशों या ख्वाहिश के बावजूद भी उनसे जान छुड़ा नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि ऐसे माहौल में अगर एक शख्स भी इन फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे या तब्दीली लाने की कोशिश करे, तो लोग बगैर सोचे समझे उसकी हिमायत करते हैं। पहले वो दिल ही दिल में उस शख्स से हमदर्दी करते हैं, और फिर जब ये देखते हैं कि वो शख्स वाकई कुछ तब्दीलियाँ ला रहा है और अब सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, तो वो अमली तौर पर भी उसके साथ शामिल हो जाना चाहते हैं। अब जाहिर है, ऐसी सूरत हाल में फ्यूडल सिस्टम में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह ये एनजीओज होती हैं। उनके पास पैसा होता है, असर रसूख होता है, हुकूमती एजेंसियों की ताकत होती है, गैर मुल्की मिशंस की पनाही होती है। किसी भी फ्यूडल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो लोगों से टक्कर ले सके या उन्हें नुकसान पहुंचाए। नतीजे के तौर पर वो अपने इलाके में होने वाली तब्दीलियों को रोक नहीं पाता। स्कूल भी बने देता है, तालीम के लिए लोगों को बाहर भी जाने देता है, अपने खेतों पर काम करने के लिए भी लोगों को मजबूर नहीं कर पाता, अपने इलाके में होने वाली तरक्की को रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। और मीडिया इन सब रिफॉर्म्स को नाम देना शुरू हो जाता है दही इस्लाहात। हालांकि ये इस्लाहात नहीं होती, सिर्फ लॉर्ड्स बदल जाते हैं और हुकूमत करने का तरीका। कुछ आज़ादी भी दी जाती है और घर में भी कुछ ज़्यादा खुशहाली आ जाती है। जहाँ लोग नस्लों से भूख और बेइज्जती का शिकार हों, तो बस यही काफ़ी है कि आप उन्हें 3 वक्त की रोटी और सर उठाकर बात करने का हक दे दें। फिर उनसे जो चाहें करवा लें, वो आपसे कुत्ते से भी ज़्यादा वफादारी करेंगे। वो बेचैन होने लगी थी। क्या यहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है? उसने सोचा, और ये शख्स जो कुछ कह रहा है, क्या ये भी सिर्फ वफादारी? वो शदीद कश्मकश का शिकार हो गई थी। वो लोग वापस हवेली में आ गए थे। रात को अपने ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ बैठकर वो सारे दिन के लिए हुए नोट्स देख रही थी, जब उसकी क्लास फेलो सायरा ने कहा, जिस तरह इस इलाके में एनजीओ ने काम किया है, अगर इस सारे देही इलाके में इसी तरह काम किया जाए, तो इस मुल्क की 70% आबादी को जिंदगी नए सिरे से गुजारने का तरीका आ जाएगा। जिस फ्यूडल सिस्टम को बार बार की कोशिशों के बावजूद हम बदल नहीं पाए, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पर है कि ये काम हमारे बजाय एनजीओज कर रही हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी थी। अहमियत इस बात की नहीं है कि काम कौन कर रहा है, अहमियत इस बात की है कि काम हो रहा है या नहीं। और काम तो यकीनन हो रहा है। शहला और मबीना भी सायरा के साथ गुफ्तगू में शरीक हो गई थीं। जिस मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती हो, वहाँ देही इस्लाहात का मतलब है कि आपने उस मुल्क की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन दे दी और तरक्की के लिए एक संग बुनियाद रख दिया। कौन सा मुल्क इतना अहमक होगा कि वो अपना रुपया दूसरे मुल्क की तरक्की या बकौल आपके देही इस्लाहात पर लगा दे? वो आवाज़ फिर उसके कानों में गूंज रही थी। जब अपने लिए खुद कुछ करने की हिम्मत ना हो, तो फिर घर में रात को आने वाला चोर भी अंधेरे में रहमत का फरिश्ता ही लगता है। 20वीं सदी की इस आखिरी दिहाई में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो किसी मतलब के बगैर किसी के लिए कुछ काम करे? और हम बात कर रहे हैं बरसात में मशरूम्स की तरह उगने वाले दर्जनों फॉरेन एनजीओज की, जो डॉलर्स और पाउंड्स के थैले भर कर थर्ड वर्ल्ड में सोशल और रूरल रिफॉर्म्स करने निकली हैं। क्या लतीफ़ा है! उसे उम्र का कहका याद आया था। तुम क्या सोच रही हो अलीज़े? शैला ने उसे मुखातिब किया। वो यकदम चौंक गई। क्या? मैं पूछ रही हूँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं? वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। कहाँ गुम हो गई हो? इस बार शैला ने एक बार फिर अलीज़े की आंखों के सामने हाथ लहराया। वह एक गहरी सांस लेकर जैसे किसी ट्रांस से बाहर आ गई। तुम्हारा क्या ख्याल है यहाँ होने वाले काम के बारे में? सायरा ने उसे मुखातिब किया। पता नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए बेबसी से कहा। क्या मतलब? सायरा उसके जवाब पर हैरान हुई। मैं असल में समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कहूँ। उसने वजाहत की। यानी तुम भी मेरी तरह यहाँ होने वाले काम से बहुत मुतासिर हो? सायरा ने मुस्कुराकर कहा। यह भी पता नहीं। ये क्या बात हुई? सायरा फिर हैरान हुई। सब कुछ तो देखा है तुमने, उनका ऑफिस, यहाँ होने वाला काम, यहाँ चलने वाले स्कूल, औरतों का सेंटर, और ये जो ढेरों ढेर पेपर्स पकड़ाए हैं उन्होंने, ये पढ़ने के लिए दिए हैं। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसमें। चाइल्ड लेबर के हवाले से रोजगार की सूरत हाल, औरतों की कंडीशन, इनका रोल, आने वाले सालों के लिए एनजीओ की प्लानिंग। इतना डाटा मिलने के बाद बंदी की कोई राय तो होती है ना? तुम्हारी क्या राय है?
सायरा ने पूछा। मुझे असल में यकीन नहीं आ रहा। उसने एक गहरा सांस लेकर कहा। क्या? यकीन नहीं आ रहा? मगर किस बात पर? फायदा तकरीबन चिल्लाई। यही कि एनजीओ वाकई इस इलाके में इतना बड़ा इंकलाब ले आई हैं। क्यों? यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुमने सब कुछ खुद देखा है, लोगों से मिली हो, ये पेपर्स देखो, हमारे डिपार्टमेंट के पास मौजूद रिपोर्ट देखो। हैरानी की बात है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। मुनीबा ने इस बार इसे कहा था। असल में इसके कज़न ने इसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है यहाँ आने से पहले। शैला बड़े इत्मीनान से बताया। क्या मतलब? सायरा कुछ उलझी। इसका एक कज़न है फॉरेन सर्विस में। उसने इस इलाके के बारे में चंद साल पहले कोई सर्वे या रिसर्च वगैरह की थी एनजीओ के हवाले से। उसने उसे कहा है कि एनजीओ और यहाँ कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रही। शैला ने मुख्तसरन बताया। कम ऑन अलीज़े, तुम तो ऐसी बातों पर यकीन न करो। तुम्हारे कज़न को तो यही कहना था। ब्यूरोक्रेट है ना, इसलिए। ब्यूरोक्रेट इसी फ्यूडल सिस्टम का एक दूसरा वर्जन है। इस मुल्क की दो बैसाखियां हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेट्स। दोनों बैसाखियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बैसाखियों को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि वो सहारा दे रही हैं। इन्हें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि उनका सहारा लेकर चलने वाला मरीज सेहतियाब ना हो जाए। तुम्हारा कज़न भी इस सिस्टम की प्रोडक्ट है। तुम मुझसे इसी किस्म की बातें सुनोगी। उमर का फ्यूडल से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही वो इस तरह का ब्यूरोक्रेट है जिस तरह का तुम समझती हो। अलीज़ा ने मध्यम आवाज में कहा। फ्यूडलिज्म एक जहनियत का नाम है, इसके लिए फ्यूडल होना जरूरी नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स। अलीज़ा ने सायरा की बात काट दी। उमर ऐसा नहीं है। इस बार सायरा ने उसकी बात काट दी। प्लीज अलीज़े, अब अपने कज़न की पाकीज़गी और आला किरदार पर कोई तकरीर मत करना। मेरा अपना पूरा खानदान ब्यूरोक्रेट से भरा हुआ है। कोई मुझसे बेहतर तो उन्हें नहीं जान सकता। सायरा ने इतने उकताए हुए अंदाज में कहा था कि वो झीम कर चुप हो गई। तुम्हारे कज़न ने जो कुछ एनजीओ के बारे में कहा है, उसे एक तरफ रखकर अपने सामने नजर आने वाली चीज़ों को देखते हुए फैसला करो। मुनीबा ने इस बार उसे मुखातिब किया। वैसे तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ नजर आने वाली तब्दीलियों ने तुम्हें खुश नहीं किया? बच्चों की तालीम के हवाले से, औरतों के नए किरदार के हवाले से, यहाँ लोगों के मुंह से सुनने वाली बातों ने, आखिर एनजीओ ने कुछ ना कुछ तो किया है ना यहाँ पर। वरना लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि ख्वामख्वाह किसी की तारीफें करते फिरें। वो सायरा का चेहरा देखती रही। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो सब बातों में मसरूफ हो गई थी। वो कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर अपने आगे पड़े हुए पेपर्स के ढेर को देखने लगी। सेंस ऑफ जजमेंट। वो मुस्कुराने लगी थी। उस रात वो बहुत देर तक उन कागजात के लिए जागती रही। तो दोस्तों, आज के एपिसोड हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास किसी और नॉवल की रिकमेंडेशन है, तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।